नमस्कार साथियों, ये हमारे इतिहास लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट है। जैसा कि इसके पहले वाले भाग में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से पुरातत्व जो है इतिहास का एक अहम स्रोत था, और पुरातत्व के साथ साथ आज इस लेक्चर में हम बहुत से अन्य ऐसे स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे जिससे इतिहास का एक क्रमबद्ध अध्ययन पॉसिबल हो पाया है। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर से। भारत के कुछ अन्य प्रमुख शिलालेख, स्तंभलेख और ताम्रपत्र लेख, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो अच्छे से स्टडी किया है तो मैंने वहां पर बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंस क्या होता है शिलालेख, स्तंभलेख और ताम्रपत्र लेख के बीच में। शिलालेख वो होता है जिसमें शिलाओं पर जानकारी खुदवा दी जाती है। राजा जो है इसे उस स्थान पर स्थापित कर देता था जहां पर बहुतायत जनसंख्या निवास करती थी। स्तंभलेख एक खंबा होता था, उस खंबे पर यह जानकारी खुदवाकर इसको जनता के निवास स्थान पर लगा देते थे। और ताम्रपत्र वे होते थे जो तांबे के पात्र होते थे, उस पर जानकारी लिखकर जनता को डिलीवर करा दी जाती थी। यही चीजें हमको पुरातत्व के आधार पर आज के युग में प्राप्त होती हैं, जिसका अध्ययन करके हम उस समय के विषय की जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऐरण स्तंभ लेख की। हम सब ऐरण के विषय में जानते हैं क्योंकि हम सागर के निवासी हैं, ठीक है। और सागर क्षेत्र का ही यह ऐरण स्तंभ लेख है। किस शासक से रिलेटेड है बेटा? तो यह समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, ठीक है। और किस स्थान पर है? तो भैया मध्य प्रदेश के सागर स्थान पर है, या सागर का है, यह हमारा क्षेत्र है। तो एक अपनापन लगता है किससे? ऐरण से। ऐरण का नाम जब भी सामने आता तो कुछ ना कुछ अपनापन जरूर लगता है, भले हम यहां पर गए हों अथवा ना गए हों, ठीक है। अब ऐरण स्तंभ लेख है, ये किस विषय पर आधारित है? ये जो इमेज है ये भी ऐरण की ही है, ठीक है। किस विषय से रिलेटेड है? तो इसमें बेटा सबसे पहले तो किस शासक का है? ये समुद्रगुप्त का। तो इसमें समुद्रगुप्त को पृथु, राघव आदि राजाओं से बढ़कर दानी कहा गया है, ठीक है। उस काल के राजा थे पृथु, राघव, उनसे भी बड़ा दानी कहा गया है। मतलब इसमें समुद्रगुप्त के विषय में तारीफ की गई है समुद्र की, बहुत ज्यादा समुद्रगुप्त की। प्रसन्न होने पर समुद्रगुप्त कुबेर की भांति हो जाते थे, कुबेर की भांति दानी, कुबेर की भांति अमीर आदमी थे, ठीक है। और रुष्ट होने पर, मतलब जब उनको गुस्सा आती थी तो वे यमराज के समान थे। तो इस प्रकार से समुद्रगुप्त के विषय में, उनके चरित्र के विषय में हमको जानकारी मिलती है। कहां से? ऐरण से, ठीक है। तो ऐरण स्तंभ लेख कहां पर है बेटा? सागर में है। किसका है? समुद्रगुप्त का है। विषय क्या है? तो समुद्रगुप्त की तुलना प्राचीन काल के महान राजाओं से की गई है, जैसे पृथु है, राघव है। और समुद्रगुप्त का व्यवहार कैसा होता था, ठीक है। जब वे खुश होते थे तो कुबेर की भांति हो जाते थे, और जब वे गुस्सा आती थी उनके लिए तो वे यमराज की भांति विकराल स्वरूप धारण कर लेते थे। दूसरा अभिलेख है, यह है महरौली स्तंभ लेख। अगर आप यहां पर ध्यान से नजर डालो तो कुतुब मीनार के पास में यह अवस्थित है। कौन सा स्थान? महरौली, ठीक है। तो महरौली स्तंभ लेख किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है, ठीक है। स्थान कौन सा है? दिल्ली, महरौली वाला क्षेत्र, ठीक है। अब विषय क्या है? तो बेटा इसमें चंद्र नामक किसी राजा अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो ऑब्वियसली किस वंश के थे? गुप्त वंश के। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की लिपि में। तो ये एक्चुअली वर्णन है किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का, ठीक है। उनकी उपलब्धियों के विषय में वर्णन यहां पर किया गया है। 3 श्लोक यहां पर लिखे गए हैं जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों के विषय में बताया गया है। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा सिंधु के 7 मुखों को पार कर बहीलकों के प्रदेश को जीतने का वर्णन किया गया है।
मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ है इतिहास में जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सिंधु नदी वाले क्षेत्रों को पार किया और किसी विदेशी आक्रमणकारी जिनको बहीलक कहा गया है उनको पराजित किया है। तो उनके गुणगान किया गया है मेहरौली स्तंभ लेख में। तो मेहरौली स्तंभ लेख किससे रिलेटेड है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य में। कहां पर अवस्थित है? दिल्ली में। ठीक है। फिर है बेटा एक बिलसड़ स्तंभ लेख। ठीक है, इस पर भी आईएमपी लगा लो। कौन सा है ये? बिलसड़ स्तंभ लेख। किस शासक का है? तो बेटा ये है कुमारगुप्त का। ठीक है, तो ये भी किस वंश के हैं? गुप्त वंश का। कहां पर आता है बिलसड़? तो बेटा ये आता उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। तो बिलसड़ लेख किससे रिलेटेड है? कुमारगुप्त से। और कहां पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश के एटा में। इसमें कुमारगुप्त तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। मतलब गुप्तों का जो समय है वो जहां से शुरू हुआ होगा, गुप्तों का काल जहां से शुरू हुआ होगा, वहां से लेकर कुमारगुप्त तक सभी राजाओं के नाम इस पर देखने को मिलते हैं। यह कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख भी है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कुमारगुप्त का यह प्रथम अभिलेख है। कौन सा? बिलसड़। इसमें स्वामी महासेन अर्थात कार्तिकेय के मंदिर तथा धर्म संघ बनवाए जाने का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, तो कभी कुछ कार्तिकेय से रिलेटेड कोई सी चीज बनवाई होगी उसका उल्लेख यहां पर मिलता है। आपको तो इतना याद रखना है, बिलसड़ स्तंभ लेख किसका है? कुमारगुप्त का। दूसरी चीज है कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश के एटा में। ठीक है। फिर है बेटा मथुरा स्तंभ लेख। ऑब्वियसली कहां होगा? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। लेकिन किसका है? तो यह है बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। ठीक है, और कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में। ऑब्वियसली किसके विषय में जानकारी होगी? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो यह है चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रथम अभिलेख है। इसको भी आपको नोट करना है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का पहला अभिलेख था कौन सा? मथुरा स्तंभ लेख। इसमें पाशुपत शैव उदिताचार्य का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, पाशुपत शैव उदिताचार्य का अर्थ क्या होता है? पाशुपत संप्रदाय के ज्ञानी थे ये। कौन? उदिताचार्य। उनका उल्लेख मिलता है किसमें? मथुरा स्तंभ लेख में। ठीक है। फिर से अपन स्टडी करेंगे एरन के लिए। तो एरन जस्ट अभी पढ़ा है आपने, तो ये कहां पर अवस्थित है बेटा? सागर में। तो एरन स्तंभ लेख, इसमें ये भानुगुप्त का भी है। एक तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था समुद्रगुप्त के विषय में भी जानकारी मिलती है, और एक दूसरा स्तंभ लेख भी यहां से मिला है। वो किसका है बेटा? भानुगुप्त का। तो एरन दोनों के लिए जाना जाता है। समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख भी है, उनका कहना चाहिए गान भी हुआ है यहां पर, और उसके बाद भानुगुप्त का भी उल्लेख यहां पर मिलता है। कहां पर? तो ये तो अब आप जानने लगे होंगे, मध्य प्रदेश के सागर में। विषय क्या है? तो इसमें सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण यहां पर मिलता है। तो एरन जब भी आपने पढ़ा होगा तो आपने सती प्रथा के साक्ष्य के विषय में ही इसको पढ़ा होगा। तो सती प्रथा के साक्ष्य वाला जो एरन स्तंभ लेख है वो भानुगुप्त का है, और एक दूसरा समुद्रगुप्त का है। फिर यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? सोहगोरा लेख। कौन सा है बेटा? सोहगोरा लेख। यह किसका है? मौर्य काल से ही रिलेटेड है सोहगोरा लेख। मतलब ये काफी ज्यादा प्राचीन होगा। ठीक है। स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अवस्थित है बेटा कौन सा स्तंभ लेख? सोहगोरा स्तंभ लेख। तो यह मौर्य काल का एकमात्र ताम्र अभिलेख है। तो यह आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या है? मौर्य काल का एकमात्र ताम्र लेख है, मतलब ये तांबे पर उकेरा गया होगा। ठीक है। इसमें अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण की व्यवस्था का वर्णन किया गया है कि जब अकाल पड़ा था तो शासकों ने ही अनाज के वितरण की व्यवस्था यहां पर की थी। क्लियर है? कौन सा है बेटा? सोहगोरा। ठीक है। फिर है महास्थान अभिलेख। यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो किस शासक का है? तो यह भी मौर्य काल से रिलेटेड है, मतलब बहुत ही ज्यादा प्राचीन होगा। ठीक है। स्थान कौन सा है? पश्चिम बंगाल का बोगरा जिला।
ठीक है, ये याद रखोगे। महास्थान अभिलेख है, कहां पर अवस्थित है? पश्चिम बंगाल के बोगरा जिले में। तो इस अभिलेख में अपने क्षेत्र में महामात्यों द्वारा अकाल के समय लोगों की सहायता करने का उल्लेख मिलता है। क्योंकि अपन सब जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जब थे तो उनके शासनकाल के आखिरी समय पूरे मगध क्षेत्र पर भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, तो मगध क्षेत्र पर जब अकाल पड़ा था तो उस समय शासकों ने क्या क्या किया था, इसके विषय में जो जानकारी है वो हमको मिल रही है कहां से? महास्थान अभिलेख से। ठीक है, फिर है बेटा कौन सा? बांसखेड़ा लेख। तो अब ये बांसखेड़ा लेख क्या है? तो ये किस शासक का है? हर्षवर्धन का। ठीक है, कहां पर अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर वाले इलाके में ये अवस्थित है। कौन सा? बांसखेड़ा लेख। ठीक है, तो हर्षकालीन राजनीतिक दशा का वर्णन यहां पर देखने को मिलता है कि हर्षवर्धन का प्रशासन किस प्रकार का था, कैसे हर्षवर्धन ने शासन किया है, ये तमाम सारी चीजें हमको यहां से देखने को मिलती है। कौन सा स्थान है? बांसखेड़ा लेक। कहां पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। और किसका है? हर्षवर्धन का। ठीक है, तो आई होप सो अब ये चीजें आप लोग याद रखोगे। एरन समुद्रगुप्त का भी है और भानुगुप्त का भी है। कहां पर है? सागर में। उसके बाद मेहरौली चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है और कहां पर अवस्थित है? दिल्ली में, कुतुब मीनार के निकट ही। बिलसड़ स्तंभ लेख किसका है? कुमारगुप्त का। कहां पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश के एटा में। क्या है खासियत? गुप्त वंश की वंशावली यहां से प्राप्त होती है। ठीक है, मथुरा स्तंभ लेख किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। कहां पर अवस्थित है? मथुरा में। और खासियत क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का पहला अभिलेख है। फिर है एरन स्तंभ लेख, भानुगुप्त का है। सती प्रथा के प्रमाण यहां से मिलते हैं। सोहगौरा मौर्यकालीन है। कहां पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। मौर्य काल का एकमात्र ताम्र अभिलेख है। ठीक है, महास्थान अभिलेख किसका है? मौर्य काल से ही रिलेटेड है ये भी। ठीक है, कहां पर है? पश्चिम बंगाल के बोगरा जिले में। और खासियत क्या है कि मौर्य काल के दौरान जब अकाल पड़ा था तो जो अधिकारी होते थे जिनको कहा जाता था महामात्र, उन्होंने किस प्रकार से सहायता की थी। ठीक है, बांसखेड़ा अभिलेख हर्ष का है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। जानकारी किसके विषय में मिलती? तो हर्षवर्धन के शासनकाल के विषय में हमको यहां से जानकारी मिलती है। फिर ये तो आपने स्तंभ लेख और शिलालेखों के बारे में पढ़ा। फिर इतिहास के, या कहना चाहिए कि प्रागैतिहासिक काल के इतिहास को जानने के दूसरे स्रोत होते हैं क्या? उस काल में प्रचलित या उस काल में चलने वाले विभिन्न सिक्के। ठीक है, तो सिक्के या मुद्राएं ये अन्य प्रकार के कैसे साक्ष्य हो गए? पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, तो अभिलेखों के पश्चात सिक्के भी भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के विशिष्ट स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। जैसे हम स्थान दे रहे हैं किसे? अभिलेखों के लिए, तो अभिलेखों के बाद प्राचीन काल के इतिहास को जानने का दूसरा सबसे प्रमुख स्रोत हो जाएगा क्या? सिक्के। इनसे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक व सांस्कृतिक पक्षों के ज्ञान को हम सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। इनकी विशेषता है 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान मुख्य रूप से इन मुद्राओं की मदद से हमें प्राप्त हो जाता है। सोचो आप, 206 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व और ईस्वी में जो अंतर है वो मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको। 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का जो पूरा समय है उसके विषय में हमको जानकारी मिल जाती है। कहां से बेटा? सिक्कों से। ये सिक्के विभिन्न धातुओं के मिश्रण या किसी एक धातु विशेष के बनाए जाते थे। इसका मतलब क्या है? या तो ये विभिन्न धातुओं के मिश्रण से बनते थे या फिर किसी एक विशेष धातु के बनाए जाते थे। उनको और कब से कब तक के टाइम की जानकारी हमको मिलती है? 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक की जानकारी हम निकाल सकते हैं। कहां से? सिक्कों के माध्यम से। ठीक है, तो ये होते थे, या तो ये किसी मिश्रित धातु के होते थे या फिर किसी
एक धातु के बनाए जाते थे। तो भारत में सिक्कों की प्राचीनता 8वीं सदी ईसा पूर्व तक मानी जाती है। सिक्कों की प्राचीनता 8वीं सदी ईसा पूर्व तक मानी जाती, मतलब 8वीं सदी ईसा पूर्व तक की जानकारी हमको मिलती है कहां से? सिक्कों से। क्योंकि उस समय के जो कहना चाहिए कि लिखित साक्ष्य हैं वो भी काफी ज्यादा मैनिपुलेटेड हैं, बहुत सी चीजें लिखी ही नहीं गई हैं। तो जो चीजें लिखी ही नहीं गई हैं वो डिकोड होती है कहां से? सिक्कों से। नियमित रूप से सिक्के ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से मिलते हैं, क्योंकि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ही महाजनपदों का उदय हुआ था। पूरे भारत में 16 महाजनपदें थी, तो वे जो 16 महाजनपदें थी वो अपना पूरी आर्थिक व्यवस्थाओं का संचालन सिक्कों से करती, इसलिए सिक्के नियमित रूप से मिलते हैं हमें कहां से? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्कों की संज्ञा प्रदान की गई है। तो जो सबसे पुराने सिक्के हैं बेटा, जो कुछ इस प्रकार के हुआ करते थे, उनको क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। क्योंकि गर्म धातु पर किसी सांचे के प्रहार करके ही इन सिक्कों का निर्माण किया जाता था, तो आहत होते थे वो सिक्के, इस कारण से क्या कहलाए? आहत सिक्के। उन्हीं को ही कहा जाता है क्या? पंचमार्क सिक्के। और क्या कहा जाता था? पंचमार्क सिक्के, आहत सिक्के या फिर पंचमार्क सिक्के। ठीक है। इन पर कोई लेख अंकित नहीं होता था, किसी भी प्रकार का कोई लेख या जानकारी सिक्कों पर अंकित नहीं होती थी। ये सिक्के अधिकतर चांदी के बने होते थे। ठीक है। ये जो उस काल के सिक्के थे अधिकतर किस धातुओं के होते थे बेटा? चांदी के बने होते थे, जिन पर ठप्पा मारकर अलग से चिन्ह अंकित कर दिया जाता। तो ठप्पे लगे होते थे सिक्कों पर, लेकिन कुछ लेख जो है इन पर नहीं लगे होते थे। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो इसके लिए, तो यहां पर सब में ठप्पे लगे हुए हैं, किसी भी प्रकार का कुछ लिखित विवरण इन सिक्कों पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे सिक्कों का प्रचलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। क्यों? क्योंकि भारत में 16 महाजनपदों का उदय इस काल में हुआ था। इन सिक्कों को साहित्य में कर्षापण, पुराण, धरण, शतमान आदि की संज्ञा भी दी गई है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि इन सिक्कों के अलग अलग नाम चलते थे, और उनमें से कुछ प्रमुख नाम बेटा कौन से हैं? तो कर्षापण, पुराण, धरण या शतमान, ये प्रमुख नाम है बेटा इन सिक्कों के। सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में कर्नल कोल्डवेल, क्या है नाम? 18वीं शताब्दी जब ये सिक्के मिले थे, तो 18वीं शताब्दी में कर्नल कोल्डवेल को आहत सिक्के प्राप्त हुए थे। तो ये जानकारी आपको ध्यान से समझना है कि वो कौन सा अंग्रेज था जिसको सबसे पहले ये आहत सिक्के मिले थे। तो कौन है बेटा? ये कर्नल कोल्डवेल वो व्यक्ति हैं जिनको ये इस प्रकार के आहत सिक्के प्राप्त हुए थे। इन सिक्कों को आहत नाम इनकी निर्माण विधि के आधार पर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा ही जिसने इन सिक्कों को आहत सिक्के नाम दिया। तो वो कौन सा व्यक्ति था? वो थे बेटा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, वो व्यक्ति जिन्होंने इन सिक्कों को आहत सिक्के नाम दिया। जबकि ये सिक्के सबसे पहली बार किस अंग्रेज को मिले थे? तो ये सिक्के मिले थे बेटा किसे? कर्नल कोल्डवेल के लिए। ठीक है। फिर हिंद यूनानियों के आगमन के साथ, क्योंकि मौर्यों के पश्चात हिंद यूनानी शासक भारत में आए, तो हिंद यूनानी शासकों के आगमन के साथ ही सिक्कों के स्वरूप में भी परिवर्तन हमें देखने को मिला। सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्कों का प्रचलन हिंद यवन शासकों ने ही किया। अच्छा, इसके पहले जब हमने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्कों के विषय में पढ़ा था, तो वहां पर लेखों का उत्कीर्णन नहीं था, वहां पर सिर्फ ठप्पे थे। लेकिन जब हिंद यवन शासक भारत में आते हैं, तो हिंद यवन शासक कैसे सिक्के प्रचलित हुए? लेख युक्त सिक्कों का प्रचलन उन्होंने प्रारंभ किया। कुछ मुद्राओं पर तिथियां अंकित होने से कालक्रम के निर्धारण में मदद मिलती है, क्योंकि इन हिंद यवन शासकों ने उस तिथि का उल्लेख इन सिक्कों पर किया, तो इससे इतिहास को समझने में हमें सरलता मिली।
सिक्कों से तात्कालीन संबंधित राजाओं की आर्थिक दशा, साम्राज्य की सीमा, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान भी हमें प्राप्त हुआ। तो सिक्कों से ना सिर्फ आर्थिक जानकारी हमको मिलती है, जबकि अन्य जानकारी जैसे साम्राज्य की सीमा उस शासक की कहां कहां तक थी, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थिति उसकी क्या थी, ये तमाम सारी जानकारी हमें यहां से देखने को मिलती है। ठीक है। किसी काल में सिक्कों की अधिकता इस बात का सूचक है कि उस काल में व्यापार वाणिज्य अत्यधिक विकसित था। अगर किसी काल में हमको किसी राजा के बहुत सारे सिक्के मिलते हैं तो वो इस बात का सूचक है कि उस काल में व्यापार और वाणिज्य बहुत बढ़ चढ़कर रहा होगा, तभी सिक्कों की संख्या अधिक थी। जबकि सिक्कों की कमी व्यापार एवं वाणिज्य के पतन का संकेत हमको देती है। मालव, यौधे आदि गणराज्य तथा पांचाल के मित्रवंशी शासकों के विषय में मुख्यतः हमें सिक्कों से ही जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि इस कुल के जो शासक थे उन्होंने बहुत ज्यादा, कहना चाहिए कि लेखन युक्त ये लेखन कला को प्राथमिकता नहीं दी। तो इनके इतिहास के विषय में जानकारी हमको कहां से मिली है? सिक्कों से ही। कौन कौन से होगा बेटा? मालव, यौधे और पांचाल क्षेत्र के मित्रवंशी शासक। मालव, यौधे और पांचाल क्षेत्र के मित्रवंशी शासक, ये इतिहास के कुछ ऐसे वंश हैं जिनके इतिहास के विषय में हमको जानकारी सिक्कों से ही प्राप्त होती है। ठीक है। तो ये सिक्कों में मुख्यतः कौन सी धातु यूज हुई है? चांदी। अब सिक्कों के विषय में कुछ ऐसी जानकारी जो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ ली जाती है, जैसे धर्मयुक्त ताम्र मुद्रा, उलूक पक्षी के अंकन वाली मुद्रा वाले सिक्के किसके थे? मेनांडर के। ठीक है। धर्म चक्र ताम्र मुद्रा, ठीक है, उलूक पक्षी का अंकन भी इस मुद्रा में देखने को मिलता था। ये सिक्के किसके थे बेटा? तो ये सिक्के थे मेनांडर के। जलयान आकृति युक्त सिक्का, मतलब ऐसा सिक्का जिसमें नाव की आकृति थी, जलयान की आकृति थी, किसका था? यज्ञश्री सातकर्णी का, जो इस बात का द्योतक है कि भैया इन्होंने अपनी नेवी भी बनाई होगी, इन्होंने अपनी एक जलसेना भी रखी होगी, इसलिए इन्होंने अपने सिक्के पर काय का चित्र उत्कीर्ण करवाया? जलयान का। फिर शिव, उमा, नंदी एवं त्रिशूल की आकृति का सिक्का किसका था? विम-कटफिसस का। तो ये इस बात का द्योतक है कि शायद विम-कटफिसस ने शैव धर्म को अपनाया होगा, तभी तो यहां पर शिव, उमा, नंदी और त्रिशूल की आकृति वाला सिक्का हमें देखने को मिलता है। ठीक है। इसी प्रकार से शिव, स्कंद, कुमार, विष्णु की अंकित मुद्रा, यह सिक्का किसका था? हुविष्क का। तो इस बात का द्योतक है कि भले ये शासक यूनानी रहे हों, लेकिन भारत में आकर इन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार किया था। वीणा बजाते हुए अंकित शासक के सिक्के, ये किसके थे? समुद्रगुप्त के। मतलब ऐसे सिक्कों का प्रचलन किया था समुद्रगुप्त ने जिसमें उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। फिर व्याघ्र शैली या सिंहासन हंता आकृति अंकित सिक्का, ये किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का सिक्का हुआ करता था। इसी प्रकार से मयूर पर आसीन कार्तिकेय की आकृति पर अंकित सिक्का, तो ये किसका था? कुमारगुप्त का। मयूर पर आसीन कार्तिकेय की आकृति पर अंकित सिक्का किसका था? कुमारगुप्त का। ठीक है। अब लक्ष्मी की आकृति का अंकन किसके सिक्के पर हुआ है? स्कंदगुप्त के। ये सब फैक्ट हैं जो आपको डायरेक्टली याद करना है। ठीक है। नंदी पर आसीन शिव पार्वती की आकृति का सिक्का, यह किसका था? हर्षवर्धन का। सिक्कों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। याद रखना, वह विज्ञान जिसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। आहत सिक्के का नामकरण ये जस्ट अब भी आपने समझा है, किसने किया है? वासुदेव शरण अग्रवाल ने, कि इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाएगा। ये किसने बताया है? वासुदेव शरण अग्रवाल ने। सर्वप्रथम आहत सिक्का किसे मिला? तो ये मिला था बेटा कोल्ड वेल को। कहां से? कोयम्बटूर से।
तमिलनाडु में। ठीक है, अभी अपन ने ये फैक्ट पढ़े कि सबसे पहला आहत सिक्का किसे मिला था बेटा, तो ये मिला था किसे, कोल्डवेल के लिए। फिर हनुमान जी का अंकन वाली पहली मुद्रा, मतलब ऐसा पहला सिक्का जिस पर अंकन था किसका, हनुमान जी का। ठीक है, तो वो चंदेल वंश के राजा सुलक्षण वर्मा का सिक्का था। किस वंश के थे बेटा, चंदेल वंश के राजा थे कौन, सुलक्षण वर्मा, उनका सिक्का था। पहली बार उमा का अंकन किस सिक्के पर मिला, हुबिश्के के। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। फिर पुरातात्विक जानकारी का जो तीसरा चरण है बेटा, उसको कहा गया है क्या, मृदभांड। मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो मिट्टी के जो अलग अलग बर्तन हैं और इन बर्तनों को बनाने में जो परिवर्तन आया है, उसके आधार पर भी हम इतिहास को समझते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में मृदभांडों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, विशेषकर पाषाण काल से मौर्य काल तक। पाषाण काल मतलब, ये हमने पहले वीडियो में बताया था आपको, पाषाण काल मतलब पत्थरों का युग। पत्थरों के युग से लेकर मौर्य काल तक की जानकारी प्राप्त करने का एक अहम स्रोत है क्या, मृदभांड। मृदभांडों को पुरातत्व की वर्णमाला भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है कि मृदभांड क्या कहलाते हैं बेटा, पुरातत्व की वर्णमाला। तो भाई सबसे पहले हाथ से बने बर्तनों का प्रचलन हुआ। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित चौपारी मांडो से मध्य पाषाण काल के हस्त निर्मित मृदभांड मिले। चौपारी मांडो से हस्त निर्मित मृदभांड मिले, इसका अर्थ क्या है कि हाथ, सबसे पहले चाक का प्रयोग नहीं हुआ था। चाक मतलब पहिया, उसका प्रयोग नहीं हुआ था। मिट्टी से ही ये हाथ के बर्तन बनाए जाते थे और हाथ के बर्तनों के ये साक्ष्य सबसे पहले हमको कहां से मिले हैं, चौपानी मांडो से। और चौपानी मांडो कहां पर अवस्थित है, प्रयागराज के निकट। तो अब अगर अपन बात करें नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल में चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाए गए। चाक मतलब पहिए पर मिट्टी के बर्तनों का निर्माण हुआ। और पाषाण काल से लेकर मौर्य काल की संस्कृतियों की अपनी अपनी विशिष्ट मृदभांड परंपरा रही है। ठीक है, कहां से कहां तक, पाषाण काल मतलब पत्थरों के युग से लेकर कहां तक, मौर्य काल तक अपनी अपनी विशेष विधियां रही हैं मिट्टी के बर्तनों को निर्मित करने की। नवपाषाण काल में जो मिट्टी के बर्तनों के विभिन्न प्रकार थे, वे थे डोरी छाप मृदभांड, चमकीले लाल मृदभांड, चमकीले काले मृदभांड प्रचलन में थे। विभिन्न ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की अलग अलग मृदभांड परंपराएं रही हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का अर्थ क्या है, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का अर्थ है जब तांबे का प्रयोग व्यक्ति ने किया था तो उन्होंने तांबे का तो यूज करने लगे थे, लेकिन साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी वे लोग बनाते थे। उन्हीं में से एक प्रकार है बेटा क्या, चित्रित धूसर मृदभांड, PGW, पेंटेड ग्रेवेयर्स। ठीक है, इसकी खोज बीबी लाल ने की थी और इनकी कालावधि हड़प्पा सभ्यता के बाद से बुद्ध काल तक मानी जाती है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद चित्रित धूसर मृदभांड उस काल के मानवों के प्रचलन में आए और कब तक चलते रहे, तो ये चलते रहे बेटा कब तक, बुद्ध काल तक। चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा लौह काल में या लौह काल से संबंधित है। मतलब जब व्यक्ति ने लोहे का प्रयोग करना शुरू किया था, लगभग उसी समय इन्होंने चित्रित धूसर मृदभांड भी बनाने शुरू कर दिए थे। इन मृदभांडों को आर्यों का प्रतिनिधि मृदभांड भी माना जाता है। आर्यों का प्रतिनिधि मृदभांड क्यों, क्योंकि बेटा आर्यों ने ही सबसे पहली बार लोहे का प्रचलन भारत में शुरू किया था और उसी समय चित्रित धूसर मृदभांड भी प्रयोग में आए थे, इसलिए ये आर्यों के प्रतिनिधि मृदभांड माने जाते हैं। इसके अलावा एक और प्रकार के मृदभांडों का प्रचलन था और वे कहलाते थे उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड। उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड का अर्थ है कि ये कौन से काल में थे, तो बेटा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर मौर्य काल तक के ये माने जाते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही हमारे यहाँ 16 महाजनपदों का उदय हुआ था
और 16 महाजनपदों के उदय से लेकर मौर्य काल तक जो मृदभांड उस काल के मानवों ने यूज किए वो कौन से थे? उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड, जो कुछ इस प्रकार के दिखाई देते थे। इनमें विशेष प्रकार की चमक होती थी, इसलिए माना यह जाता है कि उस काल में जो बहुत ही संपन्न वर्ग का व्यक्ति होगा वही इन मृदभांडों का प्रयोग कर रहा होगा। इसे द्वितीय नगरीकरण से संबंधित माना गया है। किसे? उत्तरी काले पॉलिश मृदभांडों के लिए, क्योंकि पहला नगरीकरण कौन सा हो गया? हड़प्पा सभ्यता का। इनकी प्राप्ति तक्षशिला से लेकर बंगाल तक हुई है, मतलब भारत के पूर्वी हिस्से में, क्योंकि मौर्य काल के बड़े बड़े और संपन्न शहर कहां पर थे? पूर्वी हिस्से में ही अवस्थित थे। ये मृदभांड बेहद ही चमकीले होते थे और इन्हें संभ्रांत वर्ग ही प्रयोग में लाता था। कौशांबी इनकी व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र माना गया है। कौन सा क्षेत्र? कौशांबी। मतलब कौशांबी में बहुत सारे कुम्हार रहते होंगे जो इन मृदभांडों को बनाते होंगे और व्यापारी इन्हें बेचा करते होंगे, इसलिए इनका व्यापार भी बहुत ही उत्तम श्रेणी का होता होगा। ठीक है। अब इसके पहले हमने बात कर ली मृदभांडों की एक पुरातात्विक स्रोत के रूप में। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा किसकी? स्मारकों की। ये स्मारक क्या होते थे? तो प्राचीन स्मारकों में गुहाएं, गुहाएं मतलब गुफाएं, ठीक है, मंदिर, भवन आदि चीजों को शामिल किया जाता है जो संस्कृति एवं कला के ज्ञान को हम सरलता से समझ सकते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, तक्षशिला, मथुरा, कौशांबी, पाटलिपुत्र आदि स्थानों से विभिन्न प्रकार के भवनों एवं नगरों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जैसे आप अगर ध्यान से देखो तो सांची का स्तूप, ठीक है, मध्य प्रदेश में, विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं, ये सब क्या हो गए? ये सारी चीजें स्मारक हो गए प्राचीन काल के, जिससे हमको इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार नालंदा, विक्रमशिला के खंडरों से इन स्थानों की गरिमा एवं भव्यता को भी या भव्यता की भी जानकारी हमें देखने को मिलती है। अतरंजी खेड़ा नामक स्थल की खुदाई से देश में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य जो कब का था? 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। यह मिला है हमको कहां से? अतरंजी खेड़ा से, लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य। पौंडीचेरी के समीप अरिकामेड के उत्खनन से प्राप्त रोमन सिक्के, दीप का टुकड़ा, बर्तन आदि से ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत रोमन संबंधों का भी पता हमको चलता है कि भारत और रोमन वासियों का व्यापार होता रहा होगा। तक्षशिला के उत्खनन से प्राप्त स्मारकों के अवशेषों से कुषाण शासक एवं पाटलिपुत्र में मिले भवनों के अवशेषों से मौर्य शासकों के इतिहास के विषय में हमको जानकारी मिल जाती है, क्योंकि तक्षशिला कहां? अफगानिस्तान वाले इलाके में, ठीक है, वहां से हमको जानकारी मिल गई किसकी? कुषाण शासकों की। ठीक है, पाटलिपुत्र का जब उत्खनन हुआ तो हमको जानकारी मिल गई मौर्य काल की। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारकों में जावा का बोरोबुदुर स्तूप, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि भारत के दक्षिण पूर्वी जो पड़ोसी देश है आज हमारे, उन सब में हिंदू संस्कृति का ही विस्तार रहा होगा। इस प्रकार कला के माध्यम से भी हम भारत और विदेशों में सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये जो स्मारक है, स्मारक भी एक स्रोत हो गए हमें काय का? इतिहास के विषय में जानकारी देने का। इसके साथ साथ बेटा विभिन्न प्रकार की जो मूर्तियां हैं और चित्रकला है, मूर्तियां और चित्रकला भी इतिहास के बहुत बड़े स्रोत माने जाते हैं। मूर्तियां एवं चित्रकला भी पुरातात्विक सामग्री के रूप में इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक सिद्ध होती हैं। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं अन्य सैंधवकालीन स्थलों की खुदाई से प्राप्त कांसे की नृत्य नारी की मूर्ति, मातृदेवी की मूर्ति एवं पुजारी की मूर्ति, उससे तात्कालीन समाज की धार्मिक भावना एवं सांस्कृतिक चेतना का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ये दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, ठीक है,
नर्तकी मुद्रा और ये जो कहना चाहिए कि सिक्के आदि मिले हैं, ठीक है, मोहरे आदि मिली है, उनसे भी हमें हड़प्पा सभ्यता या सैंधव काल की सभ्यता के विषय में बहुत सी जानकारियां देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार कुषाण, गुप्त शासक और गुप्तोत्तर काल की मूर्तियों से जनसाधारण की धार्मिक अवस्था एवं मूर्ति कला के विकास पर प्रकाश भी पड़ता है। तो ये मूर्तियां हमें क्योंकि आप वही बनाओगे ना जो आपके मन में चल रहा होगा, तो ये मूर्तियां हमें लोगों की मनोवृत्ति के बारे में बताती हैं, और मनोवृत्ति बनती है आसपास के संस्कृति से, ठीक है। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक हमें देखने को मिलती है। तो मूर्तियां हमें बताती हैं कि उस समय के व्यक्ति किस प्रकार से जीवन यापन कर रहा होगा। अजंता और एलोरा की गुफाओं के अध्ययन से हमें प्राचीन भारतीय चित्रकला की विशेषताओं के बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो गए बेटा क्या, साहित्यिक स्रोत। अब प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक साक्ष्य की महती भूमिका रही है। साहित्यिक साक्ष्य तो वह प्रमाण है जो लिखा हुआ है, अब जो लिखा हुआ है वो तो हुआ ही होगा, ठीक है, किंतु साहित्यिक स्रोत त्रुटि युक्त भी हो सकते हैं, क्योंकि राजा ने जो नहीं भी हुआ वो भी लिखवा दिया अपने कवियों के माध्यम से। साहित्यिक विवरण अतिशयोक्ति एवं पूर्वाग्रह से प्रभावित होते हैं। अतिशयोक्ति मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता दिया, और पूर्वाग्रह मतलब पुरानी थिंकिंग के आधार पर लिख दिया गया। इनमें तिथि क्रम एवं ऐतिहासिकता का अभाव भी हमें देखने को मिलता है। हो सकता है तिथियां गलत लिख दी, या वो लोग जो कैलेंडर का यूज करते हो वो वाली तिथियां यहां पर लिख दी गई। इसके बावजूद भी ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश होता है जिनसे इतिहास के पुनर्निर्माण में हमको सहायता मिलती है। अब जितने भी ऐतिहासिक स्रोत है उनके दो पार्ट हो गए, एक हो गया कौन सा, धार्मिक साहित्य, और दूसरा हो गया कौन सा, लौकिक साहित्य। स्टॉप। देख रहे थे माइक तो नहीं बंद हो गया। स्टार्ट। अब साहित्य के स्रोत के दो पार्ट्स हो गए बेटा, कौन कौन से, एक हो गए धार्मिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य पुनः दो भागों में विभाजित है, एक है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा है ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अलावा जो साहित्य लिखा गया है वो कहलाया क्या, ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य ही कहलाता है क्या, वैदिक साहित्य। जबकि ब्राह्मणेतर साहित्य के दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ठीक है। वैदिक साहित्य तो हो गया कौन सा, ब्राह्मण साहित्य, और ब्राह्मणेतर तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड और जैन धर्म से रिलेटेड। अब लौकिक साहित्य क्या है, तो लौकिक साहित्य हो गया ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक, मतलब जनजीवन से संबंधित जो भी लेख लिखे गए हैं वो आ जाएंगे किसमें, लौकिक साहित्य में। सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा किसकी, धार्मिक साहित्य की, ठीक है। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ एवं ब्राह्मणेतर ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या आ जाएगा, वैदिक साहित्य, और ब्राह्मणेतर में जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र, पुराण, वेदांग, स्मृति ग्रंथ एवं महाकाव्य, ये तमाम सारी चीजें आती हैं। अब अपन बात करें बेटा वेद क्या है, तो वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। क्या है वेद, तो वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेदों के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद माने जाते हैं अपौरुषीय। अपौरुषीय का अर्थ क्या है कि वेद किसी इंसान ने नहीं लिखे हैं। पुराने ऋषि मुनि ध्यानमग्न हुए, ईश्वर से उन्होंने संबंध स्थापित किया, उनसे वार्तालाप करी, और ध्यान में रहकर ही ये साहित्य लिखा गया, इसलिए ये माने जाते हैं क्या, अपौरुषीय। और वेदों की संख्या 4 है, कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।
क्लियर है? अब सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा किसकी? ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है और इस ग्रंथ से प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक जीवन का अधिक और राजनीतिक जीवन का कुछ कम ज्ञान प्राप्त होता है। काय का? उस आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता और संस्कृति शुरू करी थी, तो आर्यों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन की अधिक जानकारी हमें मिलती है। आर्यों ने ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में सप्त सैंधव प्रदेश में बैठकर की थी। सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा इलाका हो गया? सिंधु नदी घाटी वाला क्षेत्र। ठीक है, कब करी थी? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व में। इसलिए 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का जो काल है वो कहलाता है क्या? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वेद के 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है, तो देवताओं से रिलेटेड ग्रंथ हो गया कौन सा? ऋग्वेद। कुछ मंत्रों में ही ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख है। एक स्थान पर दशराग युद्ध का प्रसंग भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब ये दशराग युद्ध के विषय में जानकारी भी हमको मिलती है कहां से? ऋग्वेद से। तो बेटा ये दशराग युद्ध क्या था? तो इस युद्ध में भरत कबीले के नेता सुदास, जिनके पुरोहित थे कौन? वशिष्ठ। भरत कबीले के नेता थे कौन? सुदास, और उनके पुरोहित थे कौन? वशिष्ठ, ने रावी नदी के तट पर, याद रखना बेटा कौन सी नदी है? रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के संग, जिनके पुरोहित थे कौन? विश्वामित्र, को पराजित किया था। मतलब राजा भरत ने अकेले 10 राजाओं को पराजित कर दिया था। यह था क्या? दशराग युद्ध। इसके विषय में भी हमको जानकारी मिलती है कहां से? ऋग्वेद से। फिर अब अन्य वेदों के बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं। तो दूसरा वेद है हमारा कौन सा? सामवेद। तो साम का अर्थ ही क्या होता है? गान। गान मतलब गाना। इसमें प्रमुख रूप से यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का समूह मिलता है। और भारतीय गान की जो परंपरा है, भारतीय संगीत की परंपरा की शुरुआत भी कहां से होती है? सामवेद से। इसमें किसी ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं मिलता। इसे भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। किसे? सामवेद को। दूसरा है बेटा कौन सा? यजुर्वेद। तो इसमें यज्ञों की विधि विधानों एवं नियमों का उल्लेख मिलता है। तो यज्ञ आदि क्रियाकलापों से रिलेटेड वेद है बेटा कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो किसमें लिखा गया है? पद्य में। ठीक है, गद्य और पद्य, मतलब ये इकलौता ऐसा वेद है जिसमें दोनों चीजें मिलती हैं, गद्य भी मिलता है और पद्य भी। सभी वेद पद्य में है, किंतु यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में हमें देखने को मिलता है। इस ग्रंथ में भी ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव है। सिर्फ यज्ञों की विधि विधानों का उल्लेख मिलता है किसमें? यजुर्वेद में। फिर है बेटा कौन सा? अथर्ववेद। तो इसमें 731 सूक्त एवं 5967 मंत्र हैं जो किसमें लिखे गए हैं? पद्य में। इसमें अंधविश्वासों तथा जादू टोने आदि का विवरण भी मिलता है। तो जादू टोना टोटका, ठीक है, ये तमाम सारी चीजें सब मिलेंगी कहां पर? अथर्ववेद में। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है और अथर्ववेद में परीक्षित के कुरुओं का राजा कहा गया है। परीक्षित को क्या कहा गया है? कुरुवंश का राजा। तो आज हम कहना चाहिए कि वेदों तक ही अपना अध्ययन सीमित रखते हैं। वेदों के आगे से जो अन्य ब्राह्मण ग्रंथ है या ब्राह्मणेतर साहित्य है, इतिहास के स्रोत के रूप में उसका अध्ययन हम तीसरे लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।